वंस अगेन वेलकम बैक। सॉरी, लास्ट वीडियो में मैं कुछ टेक्निकल इश्यू आने के कारण मैं कनेक्ट कर नहीं पाया था। तो आई एम जस्ट अगेन इनवाइटिंग टू माय कलीग नवीन तंत्री। जस्ट होल्ड ऑन। यस, इनविटेशन काइंडली एक्सेप्टेड। मैंने आपको इनविटेशन भेजा है। या या हाँ, अब आ गया। Just अच्छा, give me a moment. अरे ये कर दिया अपना फ्रंट Yeah, कैमरा yeah. ये। हाँ, अब बढ़िया है। अरे क्या बात है यार, बाहुबली लग रहा है। अच्छा। सही है। बाहुबली का अब नाम तेरे से राज काफी में बन। कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सो एक्चुअली मैं आपका इंट्रोडक्शन नवीन दे दिया था ऑलरेडी इस पे, पर फिर भी ओके। अगेन थोड़ा ग्लिचेस आ गया था, तो वापस ऑडियंस आ जाएगी 2-4 मिनट में, तो मैं अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वापस। तो दोस्त हु हाँ डोंट जी। नो अबाउट द नवीन, Naveen is my friend. He is my colleague into the occult science. His specialty is in the multiple areas, having the multiple specialty as a versatile personality. Naveen is very good graphologist. Those who don't know what is a graphology, आज उसी पर हम बात करेंगे। ग्राफोलॉजी एक साइंस है जहाँ पे हम सामने वाले इंसान की पूरी डिटेल में उसकी स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, हैंड राइटिंग के थ्रू, सिग्नेचर के थ्रू। वो क्या है ग्राफोलॉजी, वो आज हम बताएंगे। फिलहाल नवीन numerology. He's an excellent teacher and consultant into the numerology. Plus, he's also into the Vastu consultations. He teach the Vastu also and then do the consultations also in the Vastu Shastra. Plus, he also a very good teacher into the tarot card reading. मुझे खुद को नहीं पता, बहुत सारी स्पेशलिटी है नवीन की। सो आई हैव अटेंड सो मेनी सेशंस ऑफ नवीन way back in the before the COVID has arrived. So he used to give the still giving a lots of knowledge इन ऑफलाइन मोड, बिकॉज ही इज मच मोर कंफर्टेबल इन टू द ऑफलाइन। तो आपको ऑनलाइन में नवीन के इतने सारे शायद सेशन ना देखे जितना ऑफलाइन में आप उससे मिल सकोगे और उससे सीख सकोगे। तो आफ्टर ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड COVID, I mean connecting Naveen on online mode. So welcome Naveen to my Instagram live sessions, the Sunday live थैंक यू talk. सो मच नीरज। Thank you. थैंक यू सो मच। So yeah, तो the people are arriving. लोगों को मैंने already बता दिया है। तो many of your students, Jimple जी। is there, Neetu is there, so many people are still there और लोग और भी आते रहेंगे। So तो Naveen, हाय welcome. टू ऑल ऑफ द गाइस हु ऑलरेडी जॉइंड इन। Yeah, and I think जो बहुत से लोग joint है इसमें दिख रहा है, जिम्पल है, जी बहुत सारे लोग हैं, रेणु का है। आई थिंक दिस पीपल नो यू वेरी वेल, तो नो नीड फॉर जी। एनी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफोलॉजी। तो नवीन, टेल मी यस। व्हाट फॉर द पीपल हु डोंट नो द ग्राफोलॉजी, ये ग्राफोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? व्हाट लैंग्वेज वुड योर ऑडियंसेस प्रेफर, मिक्सर और मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज मिक्सर, फाइन, कि हिंदी हाँ चाहिए कि या इंग्लिश मिक्सचर है? मिक्स मिक्स रखिए तो अपना सबसे पहली बम्बैया बात तो लैंग्वेज। समझने वाली बात यह है ना कि हर इंसान की एक जिज्ञासा होती है कि भाई वो हम्म, अपने बारे में और अपने एरिया के बारे में जाने। तो देयर इज एन एग्जैक्टली। इंक्लूसिवनेस, a general genuine inclusiveness amongst people to know something about the area around them, the people around them, and eventually also about themselves. ओके, Whereas actually, ideally, you should be knowing more about yourself first and then the area around you. एग्जैक्टली। तो उसमें क्या हो जा रहा है कि जब इंसान ये कोशिश कर रहा था कि वो अपने बारे में जाने, तो ही हम्म, रियलाइज दैट ही इज नॉट नेसेसरली ओनली हिज फिजिकल सेल्फ, दैट इज नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी, बट हम्म, ही और शी इज ऑल्सो द मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल सेल्फ। तो अपने ओके। आप को इंसान अलग अलग लेवल्स पे पोर्ट्रे करता है। मेंटली कहीं कुछ अलग तरीके से एक इंसान होता है, इमोशनली एक अलग तरीके से इंसान होता है, फिजिकल लेवल पे अलग हम्म, तरीके से होता है। कभी कभी उसमें हम्म, समन्वय हो जाता है, देयर इज अ कोरिलेशन, समटाइम्स वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल। तो एक इंसान को जब इस हम्म, समझने की कोशिश की जा रही थी, एट दैट टाइम दे फाउंड डिफरेंट टूल्स। तो डिफरेंट टूल्स हम्म, को जैसे कि अभी एस्ट्रोलॉजी हुआ या टैरो हम्म, हुआ या बाकी कोई कुछ साइंसेस हुए, जहाँ पे इंसान हम्म, को समझने की कोशिश। तो उसमें हम्म, एक टूल ऐसा हाथ आया कि अराउंड, वैसे तो ये सब्जेक्ट काफी पुराना है, लेकिन मॉडर्न हम्म, कॉन्टेक्स्ट में अगर देखने जाए, कि मॉडर्न साइंस के कॉन्टेक्स्ट के तरफ से अगर देखने जाए, तो अराउंड आज से 170-180 साल पहले, अराउंड इन 1850 के आसपास, what had हम्म, happened was there was this study of wanting to know about the human nature. So ओके, ओके, psychology as a modern subject started developing itself. तो साइकोलॉजी को ओके, स्टडी करते करते
ह्यूमन नेचर को भी स्टडी करने की एक जिज्ञासा है। तो ऐसे सब ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट यूज हुआ, जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी कर रहे थे, स्पीच पैटर्न्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक उसी तरह हैंडराइटिंग पैटर्न्स को, आदमी जो लिखता है या कुछ भी एक ग्राफ बनाता है, सब्जेक्ट का नाम ग्राफोलॉजी है, तो स्टडी ऑफ एनी ग्राफ है। तो कोई पेंटिंग कर दिया, कोई ड्राइंग कर दिया, कोई डूडल कर दिया, कुछ राइटिंग कर दिया एक स्क्रिप्ट यूज कर करके, तो उसको स्टडी करके उसके नेचर को समझने की कोशिश की गई। तो कोशिश ये थी कि लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब्जेक्ट जो है इटली और फ्रांस में होते होते जर्मनी में आया, देयर इज मच क्लोजर टू द क्रिश्चियन थियोलॉजी, तो उसको साइकोलॉजी के सब ब्रांच में लाया नहीं। And eventually क्या हुआ कि when it moved towards Germany being a little more secular, they said you have to divide it or separate it. Man and church should be separate. तो सिर्फ एक इंसानी खोज, एक इंसानी नेचर को समझने के लिए इसके पीछे काफी रिसर्च होना चाहिए। तो जिसके चलते राइट अप टू World War II, जब तक मतलब हार नहीं मानती थी वेस्टर्न वर्ल्ड से, तब तक इसमें काफी स्टडी वहां पे हुआ। In the meanwhile, early 1900s में इंग्लैंड में एंड इंग्लैंड के अलाइड स्टेट्स में काफी इसका रिसर्च हुआ, लेकिन इतने हद तक नहीं हुआ था जितना भी कंटिन्यू हो रहा था। बट पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि जितने भी उनके साइंटिस्ट मेडिकल फील्ड के हों, टेक्नोलॉजी के हों या साइकोलॉजी फील्ड के हों, उनको ईस्ट वेस्ट में माने रशिया और अमेरिका में बांट दिया गया। सो in the 1940s, this subject made a formal entrance into the American world, and the Americans being Americans, they started doing a lot of research. तो इसके बाद इनिशियल 100 years की जर्नी उसकी मोर और लेस एक लिमिटेड थी, जहाँ पे बाकायदा मोर ऑन फील और मोर ऑन इंट्यूशन उसके बारे में स्टडी हो रहा था। उसके बाद जो स्टडी हुआ है पोस्ट 1940 लीडिंग अप टू द 1980s, काफी साइंटिफिक रिसर्च हो उसके ऊपर, जिससे अभी आपका ओरिजिनल सवाल ये था कि ग्राफोलॉजी क्या है और इससे क्या समझ में आता है। तो ये स्टडी होने के बाद ये चीज दिक्कत की आई कि एक्चुअली एवरीथिंग अंडर द सन, एक इंसान और एक इंसानी वजूद बोलिए या एक इंसानी नेचर के बारे में बोलिए, कुछ भी जानना हो आप उससे जान सकते हैं। सो वेदर इट इज द साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वेदर इट इज द इम्पैक्ट एनवायरमेंट, हर एक इंसान के ऊपर तीन चीजों का एक इम्पैक्ट होता है। एक जो लेकर के पैदा होता है जिसको हम स्वभाव कहते हैं, इंग्लिश में सेल्फ नेचर कह सकते हैं, लेकिन देयर इज नो टर्म एज सेल्फ नेचर। हम लोग स्वभाव को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, बट इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक कोड आप लेकर के आए, सो द नेचर व्हिच इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक कोड दैट यू हैव कैरीड फ्रॉम योर पेरेंट्स और देयर साइड ऑफ वो एक हो गया। तो जिस चीज को आप अंदर से बेसिकली बहुत ज्यादा आसानी से कोई चेंज नहीं कर सकते, हालांकि देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन कॉग्निटिव बोलते हैं कि जेनेटिक कोडिंग दैट वन पार्ट। दूसरा होता है प्रभाव। प्रभाव जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, हम बोलते हैं एनिमेट एनवायरमेंट एंड इनएनिमेट एनवायरमेंट। मतलब आपके अगल बगल जीव जंतु हैं, जिसमें आपके इंसान आ गए, जानवर आ गए, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने पेट के साथ बहुत प्यार करता है, तो अभी पेट वैसे तो कोई इंसान है नहीं, बट इट इज एन एक्चुअल पार्ट ऑफ द फैमिली, तो उसका भी आपके इमोशंस के ऊपर अप एंड डाउन होता है। तो लॉस्ट पेट्स नो हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट डेली, इस तरीके से उसको बोलते हैं एनिमेट इम्पैक्ट। और दूसरा होता है इनएनिमेट इम्पैक्ट। तीसरी चीज मानी जाती है कि भाई आप जहाँ रह रहे हैं, एक ही अभी मतलब आप और हम बैठे हुए बम्बई में तो बारिश का अनुभव होगा, तो कोई और बैठा होगा देहरादून में, तो वहाँ पे शायद उसको कोई और इम्पैक्ट हो रहा था। कोई दक्षिण भारत में चेन्नई में बैठा हो आपको पॉडकास्ट को सुन रहा है, उसको गर्मी का आभास पड़ा होगा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट द एनवायरमेंट अराउंड यू आपकी मूड के ऊपर एक इम्पैक्ट बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान से आए हुए लोग, मारवाड़ के जो लोग हैं जिनको हम मारवाड़ी कहते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध किया गया था कि यार ये कंजूस मारवाड़ी, इट इज अ टाइपकास्ट व्हिच इज बीइंग मेड, जो कि एक गलत बात। लेकिन वो जो आए थे वो एक ऐसे इलाके से आए थे जहाँ पे पानी का आभास मतलब there was a lack of water and water is the most precious resource. So they were in the habit of holding on to whatever precious resources they could for such a long period of time. तो ये हो गया। तो वो जब जहाँ कहीं पे भी मूवमेंट हुए
जिन चीजों को उन्होंने प्रेशियस माना उसको उन्होंने बहुत बचा करके रखा, वो संभाल करके रखा। तो देन दे अप्लाइड दैट टू देयर फैमिली मेंबर्स, दे अप्लाइड दैट टू देयर मनी। तो ये इनएनिमेट एनवायरनमेंट का पूरा एक इम्पैक्ट होता है। ग्राफोलॉजी studies the impact of the animate environment, the inanimate environment, and the self nature of an individual. जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो you can actually make an analysis of everything about the person. तो छोटी भी छोटी मतलब उसकी छोटी छोटी हरकतों से लेकर उसके बड़े से बड़े डिसीजन मेकिंग में क्या है आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एक और मतलब बिफोर आई कंक्लूड द आंसर टू योर क्वेश्चन, इसका काफी एक जो स्टडी होने लगा वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में होने लगा यूएस में। सो एज फ्रॉम बीइंग अ सब ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सॉरी सब ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, सूडो साइंस बोला जाता है। अगर आप जाकर के ऑनलाइन पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात तो सूडो साइंस, तो होम्योपैथी को भी सूडो साइंस कहते हैं, आयुर्वेदा को भी सूडो साइंस कहते हैं। फिट इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ द मेडिसिन ऑफ द वेस्टर्न साइंसेस, इसको सूडो साइंस कहा जाता है। लेकिन my thing is, as long as you make a detailed study of it in the hands of a good professional, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अच्छे से बारीकी से आपको इंसान को समझ सकते हैं। और ये चीज वेस्टर्न साइंटिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को ज्यादा बाद में समझ में आया when they started studying the handwriting of a lot of criminals, especially जो murderers हैं या serial killers या rapists हैं, जो criminals थे, उनकी जब स्टडी करी गई तो दे कुड फाइंड सर्टेन पैटर्न्स इन देयर राइटिंग्स कि जब जब ये पैटर्न देखा गया है, जब जब ये देखा गया तो वो दैट पर्सन हैज टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट ऑफ अ क्रिमिनल माइंडसेट। सो देन दे एक्सपांडेड दैट कि क्रिमिनल्स को क्यों स्टडी किया जाए, किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी, किसी को हेल्थ कंसर्न। क्योंकि आज के तारीख में इजराइल इज अ कंट्री व्हिच हैज डन अ लॉट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च इन ग्राफोलॉजी। उनका हेल्थ के साथ में काफी, तो आपके राइटिंग को देखकर आपके बॉडी में आने वाले कोई भी एलिमेंट्स वो आए हुए होंगे या आने वाले होंगे, मतलब यू कैरी द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि अभी मैं मेरी केस बोलूं तो शायद आप भी उस क्लास में थे कि नहीं पता नहीं, आई वाज डूइंग कंडक्टिंग अ क्लास ऑन बेसिक ग्राफोलॉजी और बोर्ड में लिखते लिखते मैंने अनायास कुछ फॉर्मेशंस बनाए जिसको देख के मुझे लगा कि शायद 6 महीने में मुझे डायबिटीज होगा। सो इट इज ऑन रिकॉर्ड, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला था ये फॉर्मेशन मेरे राइटिंग में आज मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद 6-8 महीने में मुझे डायबिटीज हो सकती है। एंड as it turned out in the 5th month after that class detected with diabetes. So right from cough and cold से लेकर के कैंसर जैसे बड़े बीमारियों को भी समझने के लिए बात आती है। एंड फाइनली ग्राफोलॉजी का एक एक्सटेंशन वाला पार्ट है जो कि ग्राफोथेरेपी कहते हैं, जहाँ पे हम ये करते हैं कि भाई डिटेक्ट तो कर लिया, अभी डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको कह दिया भाई ये बीमारियां नहीं करती हैं, तो आपका नेक्स्ट सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब आप बताएं फिर आप करें क्या, इसका इलाज क्या है। तो ग्राफोलॉजी in the later years, especially in these last 20-30 years, a lot of original research is being conducted. It is not a fully developed field as yet, but it is a budding field जहाँ पे हम ग्राफोथेरेपी देते हैं। A lot of people, even in India, including me and some others, even you know most of them. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए टेक्निक्स को डेवलप करें, काफी उसमें से हमको सक्सेस मिल रहा है जहाँ पे हम थेरेपेटिक वैल्यू की ऐड करें। So this was the basic introduction about graphology. Hopefully your audience understands and appreciates this. और आगे के सवाल आप पूछें तो। हाँ, आगे के सवाल पूछने से पहले नवीन, जैसे मैं हर बार उस स्पीकर के बारे में उन्हीं को बारे में पूछता हूँ कि हाउ यू कम डाउन इनटू द ऑकल्ट साइंस एंड ग्राफोलॉजी, यू हैव बीन वेरी गुड इनटू द सो मेनी डिफरेंट मॉडलिटी, तो व्हाट अट्रैक्ट यू, बिकॉज़ व्हाट आई नो one moment I think I not having my audio clear। हाँ, ऑडियो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा। मैं कोशिश करता हूँ कि सही से। Sir, I think I am not able to resolve the audio issue. ये हेडफोन लगा, हेडफोन निकाल दो शायद उसको। आ रहा हूँ but so whether it is catching। थोड़ा डिस्टर्बेंस तो आ रहा है ऑडियो फॉर्म में। Let's see, I think we'll continue, hopefully it will clear itself out। नहीं, हाँ, my next question to you
how you attract or how you come to this field, because I know that Naveen is by profession, by the education, is engineer. तो एक इंजीनियर ऐसे टेक्निकल फील्ड को छोड़ के ओकल साइंस में आना, ये बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बहुत ही, एंड ऑल्सो व्हाट आई नो, नवीन इज पोस्ट ग्रेजुएट इनटू द एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फ्रॉम टेक्निकल फील्ड to human management, and then from human resource management to occult science, and then to the graphology, into multiple areas. So I know little bit as we were talking on someday at your office. तो आज मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी आप कैसे शिफ्ट हो गए. एंड अगेन आई नो द बैकग्राउंड ऑफ नवीन इज ऑल्सो द 7th or 8th जनरेशन इज हैविंग द एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड. स्टिल एज अ बैकग्राउंड शिफ्टिंग फ्रॉम टेक्निकल पार्ट टू द एचआर देन टू द ऑकल्ट साइंस, ये शिफ्ट कैसे हुआ? इसमें ये बात हुई ना कि इस सवाल का जवाब मैंने मेरे पिछले जवाब में दे दिया था कि एक होता है स्वभाव और दूसरा होता है प्रभाव. तो आपको आपका खून भी खींच के लेके आता है और आपका प्रभाव भी खींच के लेके आता है. तो एज अ बैकग्राउंड आई बिलोंग टू अ साउथ इंडियन फैमिली. वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. वी आर रेज्ड हियर, बट ट्रेडिशनल एक साउथ इंडियन फैमिली. वी बिलोंग टू अ पार्ट ऑफ कोस्टल कर्नाटका कॉल्ड एज उडुपी एंड मैंगलोर. सो टिपिकली लाइक एनी साउथ इंडियन फैमिली, एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस किया जाता है. एंड एजुकेशन फॉर साउथ इंडियंस इज आइदर यू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर. आप ये बीकॉम की बात करें तो आपकी गिनती नहीं होती. समथिंग सिमिलर ऑन सिमिलर ग्राउंड्स. तो और पैशन भी था, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने पुश किया था, पैशन भी था. तो मैंने इंजीनियरिंग फॉलो किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स में आई एनरोल माई सेल्फ. बट ड्यूरिंग द कोर्स आई रियलाइज आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस समवेयर. मुझे इतना कुछ खास मजा भी नहीं आ रहा था. तो अब ये हो गया था कि घर पे लोग कह रहे थे कि भाई पढ़ाई किया है तो इसमें कुछ करें आगे. तो इतने बचाने के लिए खुद को आई एंडेड अप डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन कि बोले. सो इन दैट फील्ड उस दौरान जब मैं वेलिंगटन में पोस्ट ग्रेजुएशन, तब मुझे मौका मिला कि मैं ग्राफोलॉजी पे इंट्रोड्यूस हो जाऊं. मैंने टैरो सीखा था उस समय पे, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा था. सो ऑल ऑफ दिस इज अ गुड 15-17 इयर्स बैक की कहानी है. एंड उन 2 सालों में मैंने काफी कुछ सीखा इन सब्जेक्ट्स में. और जहां तक बात एस्ट्रोलॉजी की है, जैसे मैंने बोला, वहां पे खून आ जाता है कि आज पिछले 700 सालों से माय फैमिली ट्रेडिशनली, हम लोग बोला कि आई कम फ्रॉम साउथ इंडिया, बट द फैमिली हिस्ट्री इज अराउंड 700 to 800 years बैक. We moved from an area called as अहिछत्र in उत्तर प्रदेश, जो आज के बरेली एरिया आ जाती है. रायबरेली तो अपने झुमका बरेली वाला. सो दैट बरेली वाला जो एरिया है, हाँ, तो वहां से फैमिलीज जो है हमारे साउथ इंडिया में लाए गए थे बाय द किंग्स एंड द रूलर्स, सो दैट वहां पे कुछ टेम्पल वर्शिप में कहीं कुछ काम आए. सो द तंत्र, दैट इज द वास्तु तंत्र एंड व्हाट इज कॉल्ड एज देव तंत्र, कि मतलब फैमिली मंदिरों में मूर्ति किस तरीके से स्थापित की जाती है, मंदिर किस तरीके से बनाया जाता है, पूजा पद्धति किस तरीके से फॉलो की जाती है, उनको शास्त्रों में तंत्र कहा गया है. तंत्र लिटरली ट्रांसलेट्स टू टेक्निक और टेक्नोलॉजी. सो देयरफॉर उस चीज को फॉलो करने वाले को टाइटल दिया गया, पदवी दिया गया तंत्री. So it is the reason my name is also Tantri, because our families were brought down from North India to South India to establish tantra-based temples. क्या बात. तो वो जो है 700-800 साल की हमारी हिस्ट्री है. तो उस दौरान से हम लोग टेम्पल वर्शिप में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, अलाइड फील्ड्स में हम लोग इन्वॉल्व हैं. तो उसके चलते आपने 7-8 जनरेशन बोला, एक्चुअली 700-800 साल है. तो कई सारे जनरेशन है कि सिंस टाइम इमेमोरियल. आज मेरे पास, मेरे फैमिली हिस्ट्री में मेरे पास एक 10 से 15 पीढ़ियों का मतलब नाम और वो सब है. और जितने हमारे पास हिस्ट्री है सारे के सारे यही करते आए हैं. तो उनने अपना रंग दिखाया. तो मैंने भले ही इंजीनियरिंग मैंने परस्यू किया या एचआर में भी मैं आगे गया, बट कहीं ना कहीं ये खींच के लाया. सो देन द आइडिया वाज, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट आ ही रहा है, देन वी शुड बी more comprehensive, we should be up with the times. तो मेरा ये इंजीनियरिंग ने मुझे ये ट्रेनिंग दी कि question everything, believe nothing. हम लोगों में इंजीनियरिंग में एक चीज सिखाई जाती है कि आपके पास में कोई डेटा नहीं भी हो तो आपको रिवर्स एक मशीन को पूरा उल्टा खोल के आपको रखना पड़ेगा. वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो या बिल्डिंग ऑफ मशीन्स की बात हो, हमको बनाने भी आता है और पूरा बिगाड़ के उतारने में भी आता है.
वी आर ट्रेन फॉर बोथ प्रॉपर इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो वही ट्रेनिंग को मैंने मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया। सो व्हेन आई लर्न एस्ट्रोलॉजी, तो समझिए खैर घर पे ही था, बिकॉज दादाजी थे, पिताजी थे, नाउ इवन माय यंगर ब्रदर, मी, ऑल ऑफ अस वी डू द सेम थिंग। माय अंकल्स पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते आ रहे थे, तो उसकी एक लेजिटिमेट ट्रेनिंग घर पे हो रही थी। बाकी जो सब्जेक्ट्स जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, टैरो है, इसको मैंने अलग अलग मास्टर्स के साथ में सीखा था। और मेरी एक कोशिश रही है कि मैं काफी सवाल पूछूं, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी है, यू हैव टू बी इंक्विजिटिव। इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ये है, हर चीज पे सवाल पूछें ताकि उसके बारे में बारीकी से आपको समझ में आए। बिकॉज इवन वन पार्ट ऑफ द कोडिंग, क्योंकि मैं कंप्यूटर कोडिंग में करता था, अगर एक भी लाइन आपकी गलत हो गई तो आपकी हजारों लाइंस की कोडिंग में एरर ही दिखाएगा और फिर उसको ढूंढना ही पड़ेगा। तो आइदर यू डू इट द राइट वे और यू कीप चेकिंग फॉर एनी मिस्टेक्स एवरी नाउ एंड देन। तो आपका चेक पोस्टिंग होना चाहिए। तो वही ट्रेनिंग काम में आई। तो therefore I developed a very scientific view and a scientific approach, or a logical approach and a practical approach towards the fields of astrology, vastu, graphology, सारी चीजें। और खास करके क्योंकि आज की डिस्कशन ग्राफोलॉजी की है, तो मेरा इंट्रोडक्शन इनटू ग्राफोलॉजी यूं हुआ कि जब मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी सीख रहा था, तब हमारे पास में एक लेडी आई हुई थी जो कि जिन्होंने ग्राफोलॉजी सीखा हुआ थी। तो उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग तो नहीं देखी थी, लेकिन मेरे सिग्नेचर उन्होंने करने बोला था। बस ब्रेक चल रहा था, ब्रेक में क्या टाइम पास करें, आधा एक घंटा चल रहा है। तो वो लेडी ने कहा कि भाई, मैं नाम नहीं लेता, बट उन लेडी ने कहा कि आप सब लोग अपना अपना सिग्नेचर करें और मैं कुछ बताऊंगी आप। तो उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने 3-4 चीजें बताई जो चारों के चारों मतलब एक हिट द मार्क। तो मुझे लगा कि मैं अचंभे में पड़ गया कि ये कौन, जहाँ पे एवरीथिंग ये सो एक्यूरेटली स्पेल्ड आउट, और ये सब जो पर्सनल चीजें हैं ये इनको कैसे मालूम पड़ रही है एक नेचर के बारे में, क्योंकि वो घंटे से जानता हो, एक दिन से जानता हो, लेकिन इतनी बारीकी से कैसे समझ पाया। सो वी कैन नॉट एट्रीब्यूट इट टू कि भाई इन्होंने ऑब्जर्व किया है बहुत दिनों से और फिर उन्होंने बोल दिया। तो देन शी मेड दैट कमेंट आउट ऑफ जस्ट लुकिंग एट द सिग्नेचर, तो भाई ये कोई चीज होगी। और तब तक ऑनेस्टली कोई आइडिया भी नहीं था कि ग्राफोलॉजी नाम की कोई सब्जेक्ट। तो फिर पता चला, तो फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू किया। At that time, financially, the family was going through a crisis, so I could not afford to enroll myself into any courses or professional courses. और तब के जमाने में शायद 8-10 हजार 12 हजार के होते थे, कोई आज के जमाने जितना नहीं होता था। फिर भी that also was a task, that was also an ask for me कि भाई कहाँ से करें। So then वो ऐसा लगा कि चलो किताबों में इन्वेस्ट करते हैं। तो किताबों में इन्वेस्ट करके फिर मैं अलग अलग, जैसे एंड्री मैकनियोल की किताब थी, बाकी लोगों की किताब थे जो ट्रेडिशनल आज भी मार्केट में मिलते हैं। नथिंग हैज चेंज्ड, द सेम ओल्ड बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इवन टुडे। एंड कोई भी अगर जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ ग्राफोलॉजी हो, वो पढ़ेगा उन किताबों को, तो दे विल कम आउट विद ओनली वन आउटपुट, दैट इज कंप्लीट कंफ्यूजन। क्योंकि अगर आप 5 किताब पढ़ते तो पांचों के पांचों अलग कहते हैं, अलग। तो आप ये विचार में पड़ जाओगे कि भाई ये इस किताब में जो लिखा है वो एप्लीकेबल है रीडिंग की इस किताब में। तो एक ही लेटर, एक ही फॉर्मेशन होगी, अलग अलग लोग उसके बारे में अलग अलग चीजें कहेंगे। सो दैट कंफ्यूजन ऑल्सो वाज देयर विद मी, एंड आई हैड नो टीचर और ट्रेनर टू गो टू एट दैट टाइम। तो तब जाकर के मैंने मेरा ओरिजिनल रिसर्च चालू किया है। सो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मैंने बहुत सारे सैंपल्स देखे हैं, और उसके चलते में मैंने मेरा खुद का एक टेक्निक एनालिसिस का मैंने डेवलप किया, जो कि ऑनेस्टली बोले तो मिक्स एंड मैच ऑफ मोस्ट अदर्स है। उसके बाद में जो हमारे अंदर के इनसाइट्स आए, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मोस्ट ग्राफोलॉजिस्ट ओवर द वर्ल्ड, उसको हमने किया है और उसके चलते फिर अपना भी लगाया है। उसमें कुछ इन्फ्लुएंसेस इंडियन ग्राफोलॉजिस्ट के भी हैं, तो मुझे पता नहीं है पॉडकास्ट में नाम ले सकते नहीं ले सकते, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। बट जैसे कि अभी रघुरे जी हैं, पूना बेस्ड हैं, जो बॉम्बे में सिखाते हैं, मैं उनको काफी बाद मिला, मतलब मेरे प्रैक्टिस के व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो टीचिंग करके 5 सालों बाद में उनको मिला। बट उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, जो बहुत सरल किताब है। सो एज एन इंट्रोडक्टरी बुक टू अ सब्जेक्ट, बेसिक के लिए वो काफी एक डिसेंट टेक ये था, तो मैंने उसको पढ़ा था, औरों को भी पढ़ा था। But eventually I developed my own system, and these past 10-15 years people have been coming to me, आप भी आए हैं, आपने भी देखा है, सुना है। तो I try and give my own flavor to the subject, क्योंकि
I strongly believe in one thing. Everything is connected to everything. Exactly. हर एक चीज से कनेक्टेड है. हर एक इंसान से कनेक्टेड है. हर एक इंसान हर एक चीज से कनेक्टेड है. So therefore, whether it is a human entity or it is a non-living entity, we are all interconnected. जिसके चलते आप जो मेरे साथ हैं, आप शायद आपके माँ के साथ कोई और होंगे. आप आपके माँ के लिए आप बेटे होंगे. आप मेरे लिए स्टूडेंट या फ्रेंड होंगे. आप मेरे लिए for your clients you may be a sir or a guide or a counselor. ठीक है ना? So therefore you are projecting different roles depending upon whom you are interacting with. Meaning to say that for me you are a friend or a student because that is what I am projecting outside. तो अगर आप सारे जो लोग हैं मेरे पास जो आते हैं, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे खुद के एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस हैं. जो मैं अंदर से हूँ वही बाहर से है. शास्त्र कहता है यद भावो तद भवति. तो जो अंदर के भाव होते हैं वही बाहर प्रकट होते हैं. तो बाइबल में बोला जाता है कि एज बिलो सो अबव, यद पिंडांडे तद ब्रह्मांडे. तो संस्कृत में भी वही होता है. सो बेसिकली एवरी इंडिविजुअल अराउंड यू, द स्पेस दैट इज, जो जगह आपके अगल बगल में, जिससे कि वास्तु का एक जेनेसिस होता है कि आप जिस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं वो भी आपके ही एनर्जीज का मैनिफेस्टेशन है. जो लोग आपके अगल बगल में आते हैं वो भी आपके एनर्जीज के मैनिफेस्टेशन है. जो सिचुएशंस आपके पास आप मैनिफेस्ट करते हैं वो भी आपके अंदर के ही मैनिफेस्टेशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर एट द सेंटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स. आप अपने खुद के ब्रह्मा हैं. बिकॉज आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है. हम कहते हैं कई बार मम्मी पापा ने वो नहीं किया, या बॉस ने ऐसे कह दिया, या बीवी बच्चों ने ऐसे बोल दिया, या वाइस वर्सा, so on and so forth. But you will have to realize that they are all manifestations of who you are. तो अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हैं तो बाहर से आपको उस चीज को जताने के लिए आपके लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी सिचुएशंस आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपकी जगह आपको डिस्टर्ब करेंगी. और अंदर से अगर आप पीसफुल हैं, आप हैप्पी हैं, तो बाहर के लोग भी आपकी उस हैप्पीनेस को ऐड ऑन करेंगे. आपकी जगह भी आपको पीस एंड सोलफुलनेस देगी और आपके सिचुएशंस भी वैसे ही पॉजिटिवली बनते जाएंगे. तो इस चीज को समझने के लिए आपको जिस टूल का इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हैं. आपको वास्तु चाहिए, टैरो चाहिए, ग्राफो चाहिए, एस्ट्रोलॉजी चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए, या स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन समझने लायक बात एक ही है, दैट यू आर द सोल responsible reason for everything that is happening to you in your life. अगर मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए भी मैं और मेरे कर्म ही कारण है, और मेरे जीवन में कुछ भी खराब हो रहा है तो उसके लिए भी मैं और मेरे जीवन ही कारण है. हम ब्लेम गेम के लिए और की तरफ उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मेरे वजह से ही. तो ग्राफोलॉजी एज अ टूल इज एन एक्सेलेंट टूल टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा क्यों हूँ. तो जिन लोगों को, जिन आपके श्रोताओं को ऋतिक रोशन जैसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, वैसा क्यों, हाँ, तो उनका जवाब जो है ये ग्राफोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट देता है कि आप ऐसे क्यों हैं, आपके ऊपर क्या स्वभाव आप लेकर के आए हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है जिसके चलते आप ऐसे हैं और जिसके चलते आपकी जीवन इस प्रकार से चल रही है. तो इस चीज को समझने से क्या होता है, इट एम्पावर्स यू, इट गिव्स यू अ टूल नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बट टू देन बिकम अ सोर्स ऑफ चेंज विद इन योरसेल्फ. आप अंदर से अपने आप को बदल सकते हैं. जैसे कि अगर मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि गुस्सा मेरे अंदर इतना भरा पड़ा हुआ है जिसके वजह से मेरे सेहत में मुझे कल को बहुत सारी चीजें मतलब बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, सो देन आई विल कंटिन्यू गेटिंग एंग्री एट एवरी इंस्टेंट. But if I realize that me being in a continuous state of anger means eventually I will get a lot of health issues, ranging from joint pains to acidity to even cancer probably. We never know. Psychosomatic disorders जहाँ पे आपकी इमोशनल स्टेट आपके फिजिकल हेल्थ कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं. तो शायद अगर मुझे आज मालूम पड़े तो उसके ऊपर मैं काम करना शुरू करूँ, मैं उसके ऊपर एक थेरेपी करना शुरू करूँ. So that is the importance. क्योंकि कार्ल युंग जो कि काफी मतलब फ्रॉइड एंड युंग, ये काफी फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी तरफ सारे मतलब दे आर द टू पेरेंटल फिगर्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. तो कार्ल युंग सेड इन हिज बुक दैट द फैक्ट दैट यू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू बाय इटसेल्फ इज द जेनेसिस ऑफ चेंज.
अगर आपको सिर्फ मालूम पड़ जाए ना कि आपके पास में मतलब आपकी क्या खामियां हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं, आपके अंदर क्या क्या गलत है, बस इस चीज को समझने से ही आप अपने आप बॉडी और माइंड उसके चेंज की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ भागता है। तो दिक्कत हमारी ये है कि हम इतने अंधकार में हैं कि हमारे साथ गलत क्या है ये भी हमको नहीं पता। व्हाट इज रॉन्ग विद अस इज समथिंग विच वी आर ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ एंड वी आर हैप्पी इन दैट ब्लिसफुल अनअवेयरनेस। तो ये चीज जो ग्राफोलॉजी एज सब्जेक्ट एक पॉजिटिव टूल बन रही है। देखिए ऐसा होता है, मैं अगर आपको कहूँ नीरव आप ऐसे हैं, नीरव आप वैसे हैं, तो आप उसको सही तरीके से ले भी सकते हैं, आप गलत तरीके से भी ले सकते हैं। एक इंसानी फितरत की बात है। और उसमें मेरा स्किल भी आ जाता है कि भाई हाउ गुड और बैड आई एम एज अ काउंसलर टू कन्वे टू यू व्हाट इज गुड एंड बैड विद यू, है ना। तो उसमें बहुत सारे टिप्स, लेकिन अगर आपने अपनी राइटिंग से खुद सीख लिया और खुद देख लिया कि भाई आपके साथ क्या गड़बड़ है, देन यू हैव नो पॉइंट, नो फिंगर्स टू पॉइंट, है ना, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक सेल्फ एनालिटिकल टूल है। जो इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट बनता है वो जिंदगी का स्टूडेंट, he becomes or she becomes a student of life, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को और जिंदगी के सारे मोड़ को अच्छे से समझ पाए। That is the beauty of this subject. When I realize what is right with me and I realize what is wrong with me, the onus is on me to improve the good things and to reduce the bad things. And that is where this is the self-empowering tool, and that is the beauty of this subject. Exactly. एक क्वेश्चन ऑडियंस में किसी ने पूछा ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, प्लीज कोरिलेट योर थॉट्स एंड रिफ्लेक्ट अपॉन दिस फ्रेज सर। मतलब जो अभी आपने नवीन कहा कि हम हमारी विचारों का प्रफुटीकरण है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक प्रतिमा जी पूछ रहे कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो ये फ्रेज क्यों बना, क्या इसके पीछे क्या डीपर एनालॉजी हो सकती है, ये आप उस पर आपका कोई ओपिनियन? विनाशकाली विपरीत बुद्धि का एनालॉजी आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। अभी शास्त्र जो होता है, अभी हम लोग कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है ऐसा है वैसा है, ये संस्कृत भाषा में, ये भाषा का एक उपयोग है। तो जो मुहावरे बनते हैं वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देख करके बनते हैं और इंसानी फितरत को देख करके बनते हैं। जैसे नाचना आए आंगन टेढ़ा, सो व्हेन यू आर not in a position to do something nicely, you blame the environment around you. ठीक उसी तरह विनाशकाले विपरीत बुद्धि का एक मतलब ये होता है कि जब इंसान ने अंदर से साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस लेवल पे ये ठान लिया है कि उसको डिस्ट्रक्टिव साइकिल में जाना है, तो उसके सारे जो बिहेवियर पैटर्न्स है अदर देन नॉर्मल, विपरीत शब्द का मतलब ही होता है कि अदर देन नॉर्मल या और ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज करेक्ट, इसको विपरीत बोलते हैं, है ना। तो अभी इसका पूरा जो एक रूट है ये प्योर साइकोलॉजी में, बिकॉज फिजिकल लेवल में हमारे जिंदगी में हमारे बॉडी के ऊपर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर जो कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा है उसका डायरेक्ट कोरिलेशन हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट पे है। सो हम लोग जो ग्राफोलॉजी में कहते हैं थॉट लीडिंग टू वर्ड्स, वर्ड्स लीडिंग टू एक्शन, सो ऑल योर एक्शंस आर इवेंचुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन थॉट्स। तो उस थॉट्स को जिस तरीके से आप फॉर्मुलेट करते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड्स हो गया, और उस एक्सप्रेशन के ऊपर जिस प्रकार से आप काम करते हैं वो आपके एक्शंस हो गए। तो थॉट वर्ड एक्शन में अगर थॉट ही खराब हुआ तो एक्शन तो खराब होना ही होना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो मुहावरा आपने बोला कि विनाश काले, ये काल जो है ये समय की बात होता है। समय somewhere we as individuals, especially ग्राफोलॉजी का एक कॉन्टेक्स्ट जो है ये इंटरनल स्पेस पे है और एक्सटर्नल स्पेस पे है। ये बॉडी एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक इमोशनल सेल्फ एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये मेंटल, हम लोग कहते भी है मेंटल इमोशनल स्पेस, है ना। आई एम नॉट इन दैट मेंटल फ्रेम, आई एम नॉट इन दैट मेंटल स्पेस टू लिसन टू यू। तो हम लोग बहुत बार स्पेस ऐसा कॉन्सेप्ट को समझते हैं लेकिन उसको कभी भी टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जोड़ते। हाँ, ये बहुत बार मैंने देखा है। टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट को नहीं जोड़ते। जैसे फॉर एग्जांपल आज से शायद 15 साल पहले आप और हम शायद मिले थे, 10 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को, 10-12 सालों से हम एक दूसरे को जानते। तो अगर 10 साल पहले आप और हम कहते कि हमको इस तरीके से एक प्रोग्राम करना है जहाँ पे आप अपने घर पे बैठे, हम हमारे घर पे बैठे और कुछ पॉडकास्ट करें, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हुआ होता। तो इसका मतलब द स्पेस वाज अवेलेबल टू अस, वी वर मीटिंग, but at that time this space was not available. We had to physically meet up. So this space is available today.
सो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ, शायद इंस्टाग्राम एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस जमाने में नहीं था, है ना। सो स्पेस को समझने के लिए टाइम को समझना या टाइम के लेंस के थ्रू उसको देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। आई ट्राई एंड गिव यू अनदर एग्जांपल। जहां पे मैं रहता हूँ, आज से शायद 150 साल या 150 बरस पहले ये एक फार्मलैंड हुआ था, यहाँ पे खेती बाड़ी हुआ। मैं मेरे जानकारों के जो बड़े बूढ़े हैं इस इलाके में, उनसे बात करता हूँ जो 70-80 साल के हैं, वो कहते हैं कि आज से 80 साल पहले जब वो पैदा हुए थे और वो जब पल रहे थे, तो यहाँ पे खेतें हुआ करती थी, वो कुछ दूर रहा करते थे, है ना। तो आज से 50 साल पहले यहाँ पे बिल्डिंग सब बनने, वसाहत बनने शुरू हो गए। आज से 20 साल पहले शायद ये इलाका डेवलप होना शुरू हुआ। आज ये एक हाई राइज है, मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ, तो आज ये बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो एक 10 साल पहले मेरी ये बिल्डिंग बनी। तो आप देख रहे हैं कि द स्पेस मैनिफेस्टेड इटसेल्फ डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स। 150 साल पहले ये खेत थी, खेत जंगल इलाका था। 80 साल पहले यहाँ पे वसाहत आने शुरू हुए, 80 से 50 साल के बीच में। 50 से 20 साल पहले तक यहाँ पे एक कॉलोनी बन गई, और 20 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग अच्छी वाली, बड़ी वाली खड़ी हो गई। दैट मीन्स that everything that is happening to you in your life is somewhere under the lens of काल, that is time. इसीलिए हम जो हैं, जैसे कि हिंदू संप्रदाय में हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी, त्रिदेव जो कहते हैं। तो ब्रह्मा वो होता है जो जेनेसिस होता है, स्टार्ट ऑफ समथिंग, कोई चीज की शुरुआत, जो बढ़ते बढ़ते मतलब एक पॉइंट से शुरू हो गया। आपके जीवन की शुरुआत से लेकर मरण तक ब्रह्मा का ही काम आप ये कर रहे हैं, एक्सपांड करते हैं। तो उसको जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसको नारायण या विष्णु कहते हैं। इनफैक्ट सर्वदेव विशंति इति विष्णु, संस्कृत में कहते हैं विष्णु, इस शब्द का डेफिनेशन क्या दिया गया है, जिसके अंदर सारे ऊर्जाएं समा जाती हैं, उस चीज को विष्णु कहते हैं, है ना। तो सर्वदेव विशंति इति विष्णु, सो देयरफॉर सारी ऊर्जाएं कहाँ पे समाश्रित हैं, स्पेस में। तो वो नक्षत्र हो, वो मतलब तारे हो, या प्लैनेट्स हो, प्लैनेटॉइड्स हो, कुछ भी हो, एनी स्टेलर ऑब्जेक्ट्स, दे आर ऑल ऑक्यूपाइंग देमसेल्व्स विद इन अ स्पेस। उस स्पेस के कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए विष्णु जी का हमने नाम लिया, है ना। तो उस हर स्पेस को अपना अपना अलग मैनिफेस्टेशन होता है। एक जमाने में ये पृथ्वी भी शायद गैसियस रहा होगा, उसके बाद में सॉलिडिफाई हुआ। आज भी कोर हमारा मतलब फायर से भरा पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल कूलिंग हुआ है, तो वहां पे हम लोग को अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है ये सब। तो वो टाइम को जो दिखाते हैं वो काल या महाकाल, यानी शंकर जी से हम लोग देखते हैं। तो काल का जो है अलग अलग मैनिफेस्टेशन होता है। तो काल में एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू मे एग्जिबिट गुड टेंडेंसीज लीडिंग ऑन टू गुड रिजल्ट, or you may exhibit bad tendencies leading on to bad results. तो जो bad tendencies को exhibit करते हैं उसी को विनाश काल कहते हैं, है ना। नाश ये शब्द का मतलब क्या है, श। अभी आपने विनाश आपने पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूँ। तो विनाश ये शब्द जो है उसमें जो श है, that means happiness, that means balance, है ना। संस्कृत में उसको रूट शब्द बताया गया है शम, जिसी से जो शम दे सके वही शंकर है। जो शम को करता है, जो हमारे जीवन में आनंद को लेकर के आता है, मतलब एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लेकर के आता है, हैप्पीनेस लेकर के आता है, उस शक्ति को शंकर कहते हैं। तो वो श। तो ना श का मतलब क्या हुआ, जो श नहीं है, है ना, जो श नहीं है। तो जो खुश नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो सद नहीं है, अंडरस्टैंड, दैट विच इज बैड, दैट विच इज मैल, दैट विच इज नॉट गुड। तो ये सारे जो चीजें हैं उसको नाश कहते हैं। और जिस नाश से मतलब विशेष प्रकृति से, मतलब मैं खुद ही आई एम रेस्पॉन्सिबल एंड मैं ही अपने आप, एक हुआ ना कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, और दूसरा है कि मैं ही खुद अपने साथ कुछ गलत करूं। जैसे मैंने अपना सेहत का ध्यान नहीं रखा तो मैं ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैंने एग्जाम पास नहीं किया तो मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। माता पिता ने तो कोर्सेस में भी डलवा दिए थे, क्लासेस में भी डलवा दिए थे, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो उस चीज को कहते हैं विनाश। सो विनाश मीन्स व्हेन आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन, थ्रू माय ओन बैड एक्शंस एंड थ्रू माय ओन बैड प्रोसेसेस, थॉट प्रोसेसेस, फॉर माय ओन शमन, मेरे ही नाश को, मेरे शमन को मैं ही कारक होता हूँ, तो उसको विनाश कहते हैं।
तो ये जो देता है उसको विनाश काले बोलते। तो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े मतलब लेखक होके गए, इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द फादर फिगर्स माने जाते हैं, मॉडर्न इंग्लिश और एटलीस्ट पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के, और रादर प्री मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। सो उनका एक मर्चेंट ऑफ वेनिस करके एक बहुत फेमस किताब है। इन दैट बुक there is a statement that he makes. He says there comes a tide in the affairs of men which when taken at the floods leads on to fortune. इसका मतलब ये होता है कि हर एक के जिंदगी में एक ऐसा वेव तो आता है, एक ऐसा टाइड तो आता है जिसको अगर आप राइड करें, जिसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो इट विल लीड यू ऑन टू फॉर्च्यून्स। वो आपकी जिंदगी को कहीं का कहीं, तो मतलब समय का सही उपयोग या मौके का सही उपयोग, सदुपयोग, तो द राइट अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट यू विल मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। उसका दूसरा मतलब ऑपोजिट है जो आपने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब जब आपने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो आपने अपनी बुद्धि जो है विपरीत दिखाई, तो यू विल गो बैक टू द अदर। That was one of the best example and very in-depth explanation of the विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो देखो क्या होती है, ग्राफोलॉजी इज वेरी मच कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, विद द नवीन इज एबल टू एक्सप्लेन इन डेप्थ ऑल्सो। ठीक है, अगर ये इसी पर हम लोग एक बात करें तो मुझे लगता है शायद 6 घंटा 8 घंटा भी इंस्टाग्राम पे कम रहेगा। Okay. Only just exactly 5 seconds. Give me a moment because I'm not able to hear you clearly. I'll see what I can do. Just give me a moment. Okay. Yes, I'm back. Sorry. Yeah. So, as I'm telling to the audience कि मतलब ग्राफोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी इतनी डीप इम्पैक्ट एक दूसरे पे डालती है, नॉट ओनली साइकोलॉजी, कि इस पर बात करेंगे तो मुझे लगता है 6 घंटा भी हमें कम पड़ेगा। ठीक है, 6 जन्म कम पड़ेंगे, 6 तो बहुत कम होगा। हाँ वही, हमारे बैटरी डाउन हो जाएगी मोबाइल की 2 घंटे में। So coming to the main the FAQ, generally people ask me to you also, to a platform I have purposely kept wherein expert like you can focus and know about the expertise also. Like other general question people say, sir, what are the benefits? What are the benefits of the ग्राफोथेरेपी और ग्राफोलॉजी क्यों करना चाहिए? पीपल शुड नो व्हाट इट, आपने बता तो दिया इन डेप्थ, अब क्यों करना चाहिए ग्राफोलॉजी, मेरे लिए क्यों फायदेमंद है? नाउ दिस आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस पीपल आस्क मी एंड यू आल्सो। करेक्ट। सबसे पहले बात तो है ना, मेरा जो इस प्रश्न का उत्तर है वो सिर्फ ग्राफोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है कि एज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा कोई माइका लाल पैदा है नहीं जो बोले कि मेरे जिंदगी में सभी कुछ सही है या सभी कुछ अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छे से अच्छे मतलब जिसने सारा सब कुछ त्याग दिया है वो भी बोल रहे भगवान नहीं मिले, तो किसी ना किसी की कुछ ना कुछ तो इच्छा बाकी रहती ही रहती। सो देयर इज नो स्टेट वेयर देयर इज नो डिजायर। इच्छा इंसान की, जब आप बोलते हैं मेरे जिंदगी में कोई इच्छा नहीं बची, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इज ऑल्सो एन इच्छा। तो आप समझिए, हाँ, सो देयर इज नो डिजायर लेस स्टेट, there is always a state where something or the other is wished by an individual. ऐसे केस में क्या मेरे में वो क्षमता है कि जो मेरी जो इच्छाएं हैं उसको मैं पूरा कर सकूं या पूरी कर सकूं, और अगर नहीं है तो उनको पूरा करने में मैं क्या करूं? ये एक चीज हो गया, दैट इज विश फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट। दूसरा है कि जब मेरे जिंदगी में मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे नहीं मिली, तो उसका मेरे ऊपर परिणाम क्या हो रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मी not having my desires fulfilled? Am I taking it strongly? Am I taking it weakly? Am I taking it wrongly? Am I taking it rightly? जिसने सही तरीके से लिया, चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो चलो हम और कोशिश करेंगे, अच्छा ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा है। लेकिन ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको? बहुत। आप और हम जानते हैं कि 100 में से शायद 90% से ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। दे आर लाइक अरे यार मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? देयर आर अदर्स। मतलब अगर आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको लगता है बगल वाले को मार्क्स ज्यादा मिल रहा है। वो बच्चा अगर ग्रेजुएट हो गया और नौकरी मिल गई तो बोल रहा है बगल वाले को पगार ज्यादा मिल रहा है ना? वो पगार अच्छा मिलने लगा तो वो बोलता है कि बगल वाले को बीवी ज्यादा सुंदर मिली है। तो इसको मतलब देयर इज नो एंड टू ऑल दीज थिंग्स। तो कैफी आजमी साहब की एक मतलब नज़म है
तो उसका एक मतलब एक लाइन है कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा ही नहीं, इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा ही नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। क्या बात। तो इंसान को आप मर गया, उसको कफन भी पहना दे तो वो बोलता है यार थोड़ा और जमीन दे दे मुझे लेटाने के लिए। सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मरने के बाद भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जब तक इच्छाएं हैं तो उनको पूरा कैसे किया जाए, और अगर वो पूरा नहीं हो पाए तो उनके साथ मतलब एक ट्रूस कैसे किया जाए, उनको हैंडल कैसे किया जाए, ये समझने के लिए जो टेक्निक्स है, ग्राफोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। तो ये आपको समझाती है कि भाई मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं तो हो जाए। इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अभी आप एमबीए में है ना, एमबीए ही नहीं आजकल तो सब जगह पे सिखाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस में तो इस्तेमाल होता ही है कि हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होता है। अब दिक्कत यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ्स को समझते हैं, वीकनेसेस को समझते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखने का हमारा जो नजरिया है वो अलग होता है। तो आपको ये सिखाया जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स यू कैन कैपिटलाइज ऑन योर अपॉर्चुनिटीज, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर वीकनेसेस यू हैव टू एंश्योर दैट देयर आर लेसर नंबर ऑफ थ्रेट्स। तो थ्रेट्स को किस तरीके से किया जाए, लेकिन सही नजरिया ये है कि विद द राइट माइंडसेट, ओके, इवन threats appear as opportunities, but with the wrong mindset even opportunities appear as threats, है ना। आप अगर मुझे यहाँ पे बुलाए, मैं अगर पोजीशन ऑफ वीकनेस से सोच रहा हूँ, पोजीशन ऑफ नेगेटिविटी से सोच रहा हूँ, अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन वर्ल्ड में मैं नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, तो देन दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग मी, मैं उसको भी थ्रेट के जैसे ही देखूंगा मेरे लिए। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो। और अगर मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एक्टिवेट करता हूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे नया सीखने का मौका मिलेगा, और अगर वो थ्रेट है तो उसको हम किस तरीके से हम यूज करें, दैट इज द माइंडसेट। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर को डेवलप करने के लिए ग्राफोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। व्हाई इज इट अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट? अनलाइक से ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑफ डिविनिटी, all tools of divinity including astrology, vastu, numerology, tarot, this that, ये सब में है ना हीलिंग का जो पावर है वो बाहर से आता है। कोई आप बाहर से कोई मतलब ये किया, ग्राफोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हीलिंग अंदर से हो, आपका दिमाग अपने आप से अंदर से चेंजेस लेकर के आ रहा है। इसके पीछे कॉग्निटिव बिहेवियर का एक साइंस आता है कि हम कहते हैं कि हमारे 5 विजुअल सेंसेस हैं। विजुअल है, आंखों से देख रहे, ऑडिटरी है, कानों से सुन रहे, किनेस्थेटिक है जो टच बेस्ड है, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी मतलब सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट जो है। आपके पंच पांडव है ना, यही 5 पांडव होते हैं। तो आपके जो पंच पांडव हैं आपके अंदर के अंदर, तो जिसमें से जो विजुअल है वो 83% ऑफ योर इंफॉर्मेशन इनपुट है। तो मतलब आप जितने भी चीजें देखते, सुनते, महसूस करते हैं जीवन में, या खाते हैं, पीते हैं या सूंघते हैं, उनमें से अगर 100 चीजें अंदर जा रही हैं, 100 में से 83 चीजें, 83% ऑफ इट इज विजुअल इंफॉर्मेशन, 7% इज किनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी मतलब टच एंड हियरिंग। तो इसके चलते क्या हुआ कि अगर आप कोई चीज को विजुअल मीडियम से, इसके लिए हम आंखों देखी कानों सुनी में किसका विश्वास करोगे, तो आंखों देखी पे विश्वास करें। आंखों देखी वो कहावत भी इसी चीज से आती है, इसी साइंस के पीछे से आती है, क्योंकि दिस इज 83% इंफॉर्मेशन, दिस इज 7% एंड टच इज 7%, तो 97 बाकी जो है वो बाकियों में बढ़ गया। सो व्हेन दैट इज द केस और दैट इज द सिनेरियो, 83 बोलते हैं कुछ लोग, 84 बोलते हैं, एनीवे, सो दैट बीइंग द केस, हम जब ग्राफोथेरेपी करते हैं तो आप देखिए, आप कुछ देख करके लिख रहे हैं। ग्राफोथेरेपी फॉर पीपल हु डू नॉट नो आर सर्टेन राइटिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस जो हम देते हैं, जिसमें कुछ फॉर्मेशंस हम देते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन के कुछ मतलब जो हम बोलते हैं न्यूरल पाथवेज जो है, हम उसको रेक्टिफाई या चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे का साइंस है, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि जब हम चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप लिख रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, तो आपका 83% एक्टिवेट हो गया। ओके, उसके बाद में आप महसूस कर रहे हैं, मतलब बिकॉज व्हेन यू आर टचिंग द पेन, यू आर होल्डिंग इट, देयर इज मूवमेंट, सो दिस इज अगेन द किनेस्थेटिक पार्ट, तो आपका वहां पे 7% एक्टिवेट हो गया। और तभी हम बोलते हैं, यूजुअली हम बोलते हैं कि आप जब भी थेरेपी करें तो आप अफर्मेशंस भी बोले या कुछ दिमाग में सोचे, सो द ऑडिटरी पार्ट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। तो
सो 91 to 98% ऑफ द ब्रेन सेंसेस को जब हम एक्टिवेट करते हैं ऑटोमेटिकली उसका असर होता है। अब उसमें दूसरी चीज ये है कि हमारा जो दिमाग है उसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हम ब्रेन बोलते हैं। कॉन्शियस लेवल वो जो अभी हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, इट्स ऑल हैपनिंग फ्रॉम अ कॉन्शियस सेंस ऑफ फैकल्टीज, तो वो सिर्फ 7% है। सो एक्टिव यूसेबल पार्ट इज 7%, उसको हम 7% इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन 7% की यूटिलिटी वैल्यू है उसकी। Whereas 93% of the brain's functionings is attributed to and controlled by the unconscious mind. तो जब 93%, तो अगर 93% कोई चीज है तो कंट्रोल फैकल्टी इसके और किसके ऊपर हुआ? अनकॉन्शियस माइंड का हुआ। तो इट इज कंट्रोलिंग 93%, जिसका स्टेक है वो कंपनी रन करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज प्रिसाइसली द रीजन जब लोग बोलते हैं कि मुझे सर सिगरेट क्विट करनी है, आई रियलाइज स्मोकिंग इज बैड फॉर माई हेल्थ, बोल के निकलता है, वहां पे उसको टपरी दिखी नहीं कि वो सीधा जाकर के सिगरेट फूकना शुरू करता है। बिकॉज कॉन्शियसली ही रियली वांट्स टू क्विट स्मोकिंग, बट अनकॉन्शियस माइंड इज सेइंग नो बाबा, हु आर यू टू डिसाइड, आई विल टेक द कॉल। तो यही चीज होती। तो इसके चलते में व्हाट हैपेंस इज द राइटिंग मैकेनिज्म is directly under the control of the unconscious mind। क्योंकि आप सोच के देखिए, जब भी आप लिखते हैं, जो भी आपके श्रोता हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि जब भी आप कुछ भी लिखते हैं, योर एंटायर फोकस इज ऑन द कंटेंट ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग। समझिए, आपको जैसे अभी कोई स्कूल में बैठा है तो बोलते हैं आप माई ट्रिप टू ताजमहल के बारे में आप लिखें, या बाकी कोई कुछ ऑफिस का कुछ is on the content of what needs to be written, that is coming from the conscious mind। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि मैं मेरे लेटर्स को किस तरीके से फॉर्म करूं, मैं कितना स्पेस छोड़ूं, दो वर्ड्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में मैं क्या स्लांट में लिखूं मेरे लेटर्स को, वो स्ट्रेट रहेगा कि लेफ्ट एंडिंग है, इन सब चीजों के बारे में कोई फोकस नहीं होता है। आप सिर्फ कंटेंट के बारे में फोकस करते हैं। दैट मीन्स 7% is focusing on the content, 93% is taking care of all the other formation। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वी ऑल्सो एज ए रिवर्स इंजीनियरिंग, मैंने बोला था हम इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग दोनों को हमने सीखा है, तो देन रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में ये बात हो गई कि एक देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फॉर्मेशंस, वी आर नाउ एक्सेसिंग, कंट्रोलिंग एंड रीशेपिंग द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो उसमें हम ये नहीं, कंटेंट के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, फॉर्मेशन के ऊपर हमारा फोकस। तो वो जब फॉर्मेशन हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी आर रीशेपिंग द वे द अनकॉन्शियस माइंड इज थिंकिंग। नाउ व्हेन द 93% सेज चलो आज से छोड़ दे सिगरेट, तो 7% के दिमाग में भी नहीं आएगा कि हम सिगरेट की तरफ देखें। तो सिमिलरली व्हेन द 93% सेज लेट गो ऑफ द एंगर, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइट। व्हेन 93% सेज लेट गो ऑफ दैट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड नॉट फीलिंग हेल्दी। तो ये फोकस है। तो इसीलिए आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको समझने वाली बात, सुनने वाली बात यह है कि ग्राफोलॉजी को सीखने से और ग्राफोथेरेपी को प्रैक्टिस करने से दो फायदे होते हैं। एक, आप खुद क्या हो ये आप समझ सकते हो, और इंसान, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, डोंट वरी अबाउट एनालाइजिंग अदर्स। दूसरा कैसा है उसको बाद में सोचे और देखें। आप कैसे हैं खुद उतना समझ लीजिएगा तो आपकी काम हो गए, है ना, आपका काम बन गया। इफ आई अंडरस्टैंड हु आई एम, आई कम इन एक्सेप्टेंस टू, तो मुझे मेरे शॉर्टकमिंग्स के बारे में भी पता चला, मेरे स्ट्रेंथ्स के बारे में भी पता चला। आई एम अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, आई एम अ मोर एक्सेप्टिंग पर्सनैलिटी ऑफ माई सेल्फ। और जब मैं अपने आप से खुश रहता हूं तो मैं दुनिया से खुश अपने आप रहने लगूंगा। करेक्ट। जब मैं अपने आप से दुखी रहता हूं तो सारी दुनिया मेरे दुख में और भागीदारी बनने वाली है, उसमें बड़ा नहीं आने वाली। सो देयरफॉर ग्राफोलॉजी एज अ टूल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हु यू आर, ग्राफोथेरेपी एज अ टूल हेल्प्स यू टू रीशेप इट फॉर द बेटर। इसलिए आपको ग्राफोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड ग्राफोथेरेपी एज अ सब्जेक्ट सीखना चाहिए और अपने जीवन में अब्सॉर्ब करना चाहिए। एंड ये लाइफ लॉन्ग टूल है, जिंदगी भर आप देखिए। अभी ये बात हो गई कि आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और दूसरी बात ये हो गई कि आपने सारे नुस्खे सीख लिए। तो जब कभी आपको कुछ कफ एंड कोल्ड होता है, हर बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बैठ के कर सकते हो। दैट इज एन एडेड एडवांटेज टूल, इट इज अ सेल्फ हेल्प टूल। That is the thing with the subject। Now, the other, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, ठीक है। अभी नवीन आवाज। हाँ भी आ रही है। आई थिंक इट इज नाउ शिफ्टेड। ठीक।
तो नाउ सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द ग्राफोलॉजी, बट स्टिल मुझे तो और भी आपसे ज्ञान प्राप्त करना, खींचने की तो आदत है मेरी, जहाँ से ज्ञान खींचू। यहाँ गुरुदेव बैठे तो क्यों ना इतने ज्ञान खींचू, ठीक है। अभी पहले हाँ, तो दूसरे जो कॉमन क्वेश्चन लोग जो बोलते हैं, दिस इज नॉट द साइंस, दिस इज द स्यूडो साइंस, पीपल आर, that's the reason even you have also experienced from last 10 to 12 years and even I am still experiencing when I approach the corporates, they feel, जैसे मैं अपने 2 महीने पहले की एक वाकया बता रहा हूँ। I met to over a big pharma company vice president and I tell them that I want to conduct a session on the graphology, then it will help to know about your own shortcomings and where you have been lacking. तो उसने उसको एकदम नेगेटिव में उन्होंने ले लिया कि बोला अरे सर, मतलब आप तो मतलब गजब करते हो, कल आपने बोल दिया मेरे हैंडराइटिंग देखकर मेरे बॉसेस को यू आर लैकिंग इन द लीडरशिप, दैट मीन तो यार मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। बोले सर व्हाई आर थिंकिंग इन दैट। बोला एक तो इसका कोई बेस नहीं है, ये साइंस पहली बार सुना है, और दूसरा आप ऐसा बोल दोगे तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो पीपल आर हैविंग इन रॉन्ग टेंडेंसी, पहली बात इट इज स्यूडो साइंस, secondly they feel that it is not relevant to the human training or giving the boost to the enhancement to his personality or to his professional zone। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि कॉर्पोरेट्स में यहाँ मैक्सिमम ग्राफोलॉजी सब लोग सीखते हैं, आपसे मुझे हम सबसे सीखते हैं, लेकिन जहाँ हम कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करते हैं दे टेक इट इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। हैव यू एक्सपीरियंस एंड व्हाट आर योर व्यू ऑन दिस एरियाज, क्यों उनको ऐसा डर लगता है? जी देखिए, इस सवाल का जो उत्तर है इसके लिए मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP इसका मैं सहारा लूंगा। NLP का एक फेमस दिक्कत है, एक फेमस एक एक्सियम है, जहां पे हम कहते हैं द ओनर्स ऑफ द कम्युनिकेशन लाइज विद द कम्युनिकेटर, कि मुझे जो चीज आपको समझाना है उसकी पूरी जिम्मेदारी और दारोमदार मेरे सर पे है ना, या मेरे जबान पे। तो अगर मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाए, तो वो आपके बुद्धिहीनता का या कम बुद्धि का प्रमाण नहीं होता है, वो मेरे कम वाक्चातुर्य का प्रमाण है। दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू कन्विंस यू। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट है, इसको हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उसको समझाने का तरीका अलग होगा। जब 10वीं कक्षा के छात्राओं को पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, और PhD के स्टूडेंट हैं तो उसी को पढ़ाने का तरीका अलग होगा। दैट मीन्स इसका दूसरा एक पहलू मैं अगर देना चाहूँ, क्योंकि मॉडर्न तरीके से तो ओरिजिनल अग्निपथ की जो पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन साहब, काफी फेमस थी, तो उसमें उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है। वो कहते हैं कि सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब उसी जबान में दिया जाना जरूरी है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको जो चीज जैसे समझ में आती है वैसे बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफोलॉजी को डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स के पास जाके पिच करेंगे तो आप क्या कहेंगे, वी आर ग्राफोलॉजी इज अ टूल टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेल्फ एंड द पॉसिबल एलिमेंट्स अफेक्टिंग द बॉडी। आप इस तरीके से बात करेंगे। जब आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे ग्राफोलॉजी इज अ टूल टू हेल्प अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड। आप इस तरीके से बात करेंगे। जब आप कॉर्पोरेट के पास जाएंगे, इट इज अ टूल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इंप्रूव ऑन योर वीकनेसेस। देखिए, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस बोलेंगे तो उसको वही लगेगा जो आपने कहा, उसने आपसे कहा कि आप हमारे खामियां गिना रहे हैं, लेकिन आप उसको ये बनाएं कि आपके खामियों को इंप्रूव करने का टेक्निक है। वो बोलेगा हाँ भाई, सबके अंदर खामियां, हमें भी इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। तो द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज मोर इम्पोर्टेंट। सो देयरफॉर दैट इज सो द आपके जो एग्जाम्पल है उसका जवाब ये है कि हर चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो हर कोई चीज हर किसी को समझ में आती है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि ग्राफोलॉजी इज प्रेजेंटेड एज अ स्यूडो साइंस। मैंने शुरुआत में, अगर आपके मतलब लिसनर्स अगर आप सुन रहे होंगे तो उनको ध्यान दे रहे होंगे, तो मैंने कहा कि इट इज प्रेजेंटेड एज अ स्यूडो साइंस करके बोला जाता है ग्राफोलॉजी को। मेरा उसका जवाब बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग, मतलब आपकी मेरी भी काफी डिस्कशन हुई है, मेरी और बाकियों की भी काफी डिस्कशन हुई है, मैं उसको बोलता हूँ हाँ है स्यूडो साइंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं है स्यूडो साइंस, इट इज अ साइंस, है ना। तो साइंस ये शब्द को बताने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होती है फिट करने के लिए, जैसे कि उसमें रेपिटेटिव होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल एक लेटर ए है, उसको आपने फॉर्मेशन देखा तो वो फॉर्मेशन किसी को हेल्थ में इफेक्ट कर सकता है, किसी को वेल्थ में इफेक्ट कर सकता है, किसी को रिलेशनशिप में इफेक्ट कर सकता है, किसी को वर्क में इफेक्ट कर सकता है। अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो सेम ए फॉर्मेशन
For you may show a manifestation in health, for me will show in wealth, for someone else will show in family relationship. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्वचित तरीके से, कंफर्म्ड तरीके से ये नहीं बोल सकते कि ये एक हुआ तो वही रीडिंग आएगा. दे वांट अ पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन. वो साइंस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. दूसरा होता है इट शुड बी इटरेटिव, कि मतलब आज यहाँ पे देखा, कहीं पर भी देखा, हर बार वैसे ही होना चाहिए. एवरी टाइम एन ए इज मेड लाइक दिस, इट हैज टू शो द सेम रिजल्ट. वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. आउटपुट सेम होना चाहिए. देन इट शुड बी ज्योग्राफी इंडिपेंडेंट. आप उसको अमेरिका में देखें या आप उसको इंडिया में देखें या आप रूस में देखें, अगर उसने वैसा ए बनाया तो वही दिख करके आना चाहिए. ये सब चीजें आपको भी एग्री करना पड़ेगा, हमको भी एग्री करना पड़ेगा कि ग्राफोलॉजी में नहीं होती बाय द बेस. इसके चलते आप उसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है, आप जाकर के साइकोलॉजी के बारे में विकिपीडिया में पढ़ें. वो आपको कहेंगे इट इज अ स्यूडो साइंस. ओके, आप जाकर के होम्योपैथी के बारे में पढ़ें, दे विल से इट इज अ स्यूडो साइंस. ठीक है. तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल. मैं बोलता हूं let us begin with the premise that it is a pseudoscience. But is it showing some positive impact on the life of the people who are using it? The answer is yes. Yes. दिख रहा है. आप कह ले उसको ये प्लेसिबो इफेक्ट है, इट इज ऑल प्लेसिबो. मैं कह रहा हूं उसके लिए भी मैं एग्री करता हूं कि ठीक है इट इज प्लेसिबो, समझिए वो भी होगा, लेकिन क्या फायदा हो रहा है तो आपका क्या जा रहा है, करने देना है ना. See, my focus is I am a result oriented person. Okay. If I undertake a process, it should lead to a defined outcome. It should lead to a positive outcome. तो मेरे ग्राफोलॉजी की स्टडी करने से, मेरे ग्राफोल थेरेपी को यूज करने से अगर मेरे जीवन में और मेरे क्लाइंट्स और मेरे स्टूडेंट्स के जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है तो वो मैं इस्तेमाल करूंगा. जैसे कि बैचलर रेमेडीज होते हैं, तो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने किया था, उसको भी बहुत सारे लोग देखते हैं मतलब और कहते हैं कि इट इज स्यूडो, लेकिन काफी लोगों में असर कर रहा है. तो मैं ये कह रहा हूँ 10 लोगों ने कोशिश की, 10 में से 5 या 6 लोगों को फायदा हुआ, 3-4 लोगों को नहीं फायदा हुआ. बट isn't that the same percentage when it comes to allopathic medication? How many cancer patients get treated with cancer and how many cancer patients do not respond to cancer treatments? But is it not the biggest industry? Pharmaceutical industry का सबसे बड़ा मनी स्पिनर है. आज तो चलो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भाग रहे हैं लोग, हार्मोनल चेंजेस को लाने के लिए, बट ट्रेडिशनली कैंसर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री. तो अब यूएस में एक स्टडी है जहां पे 8 out of 10 oncologists and 8 out of 10 cancer specialists do not undertake chemotherapy once they are detected with cancer. क्यों? उनको पता है उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा दर्द बढ़ता है. बकायदा उसके पास स्टडी है ना. So when your own people are not following your own principles because they know it is not effective, and so then what is the point? So it means to say that people are free to choose whatever works for them. So people who say it is a pseudoscience are free to say it is pseudoscience. People who say it is a science are free to choose it is and say it is a science. It depends upon the believer. अगर कोई इंसान पढ़ करके बोलता है ये pseudoscience है, मुझे ग्राफोथेरेपी या ग्राफोलॉजी के पास नहीं आना है, हमको हाथ जोड़ के उनके ओपिनियन का रेस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई साहब, ये आपके लिए नहीं बने, वेरी गुड. लेकिन जो विश्वास के साथ आए, जो आस्था के साथ आए या एक होप के साथ आए कि भाई मेरे अंदर कुछ पॉजिटिविटी आएगी, I am convinced, you are convinced, we all know, people in this field know that it works. जो शिद्दत से करता है उसको 100% उसमें असर दिखता है, तो वो करेंगे, उसको फायदा होगा. तो जिनको फायदा होना है वो स्यूडो साइंस हो या साइंस हो करके रहेगा, और जिनको फायदा नहीं होना है वो साइंस समझ के लिए आया तो भी नहीं होगा. तो क्या है उसमें, तो वाद विवाद में क्यों पड़ना. सो हम लोगों को पानी के जैसा होना चाहिए. पानी को जब पत्थर लगे तो पत्थर को या तो चीर के निकलो या बह कर के निकलो, जितना हो सकर के बह कर के निकलो इधर अगल बगल से. बहुत जरूरत पड़ी तो चीर देंगे, क्या दिक्कत. तो बशीर बदर साहब का ये शेर है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ मुड़ पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा. तो हमको रास्ता बनना है ना, हमको रास्ता बनना है लोगों के लिए. हमको ये नहीं विवाद में नहीं पढ़ना है कि भाई ये साइंस है कि नॉन साइंस है कि क्या है कि क्या नहीं. वो नॉन साइंस नहीं कहते, वो स्यूडो साइंस कहते. देयर इज अ डिफरेंस. नॉन साइंस और स्यूडो साइंस में डिफरेंस है. वो स्यूडो साइंस कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स पार्शियली अप्लाई होती है, पूरी तरीके से नहीं होती है. बट साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्टिव ऐसा है ना. तो अभी जैसे कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को माँ ने एक ही तरीके से डांटा, दोनों को साथ में डांटा. एक ढीठ बन गया और एक वीक बन गया और शेल में चला गया, तो दोनों का उसका तरीका अलग हो गया. तो अभी साइंस कहता है कि अगर मैं एक ही तरीके से दोनों बच्चे पे चिल्लाऊं तो दोनों के ऊपर एक ही असर होगा, तो वो साइंस होगा. लेकिन वो ह्यूमन नेचर नहीं है ना. ह्यूमन नेचर कैसा है,
समवट हमारे परसेप्शंस हमारे नेचर के बेसिस पे चेंज हो जाएंगे। Change तो माने जब मुझे डांटा तो मैं ढीठ बन गया और बोला हाँ तुझे जो बोलना है बोल, और हाँ। मेरा भाई जो रहेगा वो शायद ऐसा हो जाए कि मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, और वो सॉफ्ट हो जाएगा, हो सकता है। तो हो सकता फिर है। आप, तो अगर ह्यूमन बिहेवियर सेम इनपुट के लिए चेंज हो सकता है, तो देन उस ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाने वाले फॉर्मेशंस भी सेम फॉर्मेशन अलग अलग चीजों को ही दर्शाएंगे ना। सो इट इज इनफैक्ट फॉलोइंग द ब्रांच, इट इज ट्रूली फॉलोइंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को ही फॉलो करते जा रहा है। अब क्योंकि साइकोलॉजी को ही इन लोग स्यूडो साइंस में गिनती करते हैं, हाँ, गिनते तो भाई उसको। वी शुड वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। तो हमको Okay. ऐसा लगना चाहिए कि भाई जब तक आपने हमको नॉन साइंस नहीं कहा, ये साइंस नहीं है ऐसा नहीं कहा, वी शुड बी वेलकमिंग, वी आर ओके विद इट, है ना। आई होपफुली दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yeah, that's a very wonderful explanation, Naveen. Okay. Now, another question. I hope you have the enough time, Naveen. Let me know because your I time have is- a tarot batch which is waiting for me to start at 11 o'clock. So probably 5-10 minutes is something which I can Okay, then we will just close the session over here. If anybody has some question related to the graphology and the allied sciences, as I told you, Naveen is also in the consulting and training also, like tarot cards, face reading, numerology, best flower, vastu, and even the graphology. So you're most welcome to connect with Naveen, and you can also connect him on the either not on DM, I will say you can email them क्योंकि सर अपने काम में बिजी रहते हैं, like right now having the session on tarot card. So we will respect him for his time and for his valuable inputs. So जिनको भी गाना है, they can email them. You can just type on the Naveen Tantri. You will get the information. You can go to his website giasweb.com. What I know, ठीक है। और वहाँ आप उनको कनेक्ट कर सकते हो या ईमेल भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। मुझे मत बताइए क्योंकि आई डोंट नो व्हेन आई विल बी एबल टू कन्विंस। मुझे भी 10 काम है, नवीन भाई को भी 10 काम रहता है। Okay, so thank you very much, Naveen, for giving so wonderful insight on the graphology. And I hope my audience, as well as a few of your students who has been joined right now, they will get a very good insight that graphology is a powerful tool, not only changing the life of the one own individual, but also changing the atmosphere, जो स्वभाव और प्रभाव की आपने बात की, ठीक है। तो आइडली हम सब में सुख रहे और सब लोग आगे बढ़े, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर्वे फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सुखिनो भवन्तु। सर्वे संग या वही, थैंक यू वेरी मच। My pleasure. बाय बाय। And thank you for the audience, and hopefully this was of some use to all those who are listening, and hopefully we can connect together in the future. With my best wishes to everyone who has joined and who will be looking at it in the future. Yeah, definitely. Hopefully your lives and our lives will be aligned and will be aligned for the best. Yeah, definitely. ठीक है, okay, bye. हरि ओम। Pleasure.